हेलो नमस्कार, दिस इज़ चीनू ठाकुर और आज मैं आपके सामने हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर। मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर तरह के एग्जामिनेशन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट डिपेंड करता है इसकी हम स्टडी करें कैसे कि हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एकदम क्लियर हो जाए और इसका एक एक पॉइंट हमें मालूम हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं, बहुत सारे टीचर्स स्पेसिफिकली बिपिन चंद्रा को। तो मेरी कोशिश है कि बिपिन चंद्रा की बुक से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके टोटल देखिए 15 चैप्टर्स हैं। तो ये 15 चैप्टर्स जो हैं ये वन बाय वन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूँगी ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आज पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 है द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। ठीक है, हमारा भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसकी शुरुआत मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन से ही स्टार्ट होती मानी गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गया, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई थी उस पीरियड के बाद से। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मुग़ल एम्पायर स्टार्टिंग की, जो 1526 में जब फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वहाँ से शुरुआत हुई है मुग़ल डिनेस्टी की। ठीक है, तो ये कुछ उस समय के जो रूलर हैं मुग़ल रूलर्स, उनकी डिटेल यहाँ पे दी है। मैंने कोशिश की है एक तरह से नोट्स बनाने की ताकि आप फटाफट से, मतलब 305 पेजेस की ये बुक है, लेकिन आपको ये बुक पूरा पढ़ने का ज़रूरत ही ना पड़े और आप डिटेल में समझ जाएं। ठीक है, तो ये बाबर का टाइमिंग है 1526 टू 1530, हुमायूं 1530 टू 1556, अकबर 1556 टू 605, जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के बाद क्या मुग़ल रूलर्स नहीं थे? ऐसी बात नहीं है, उनके बाद भी मुग़ल रूलर्स थे, लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया था मुग़ल एम्पायर का। और वो कैसे हुआ था उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो मैप हैं, आप इनको देखिए। जो ये पिंक वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैप है, इसमें आप देख रहे हैं जो पिंक वाला हिस्सा है ये एम्पायर था अकबर के टाइम पर। मतलब अकबर ने इतने एरिया को मुग़ल एम्पायर के अंदर ले लिया था, भारत के इतना एरिया मुग़ल एम्पायर के अंदर था। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये एरिया औरंगज़ेब ने पूरा अपने अंडर ले लिया था इंडिया का। लगभग सारे भारत पर मुग़ल एम्पायर का राज हो चुका था सन 1706 ईस्वी तक आते आते। तो फिर ऐसा क्या हुआ, फिर कैसे पतन हो गया, कैसे डिक्लाइन हो गया, जबकि मुग़ल एम्पायर तो इतना वास्ट हो चुकी थी, भारत पर लगभग पूरे भारत में उसने अपना राज कायम कर लिया था। उन्हीं कारणों की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब के अंतर्गत। देखिए, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर वॉज शेकन अप ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेन ऑफ औरंगज़ेब, बट स्टिल क्वाइट एफिशिएंट एंड हिज आर्मी क्वाइट एफिशिएंट टिल 1707। कहने का मतलब ये है कि भले ही औरंगज़ेब जब तक रूलर बना तब तक जो आंतरिक मुग़ल साम्राज्य था, उसका जो प्रशासनिक इकाई थी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इतनी एफिशिएंट थी, उसकी आर्मी इतनी एफिशिएंट थी कि 1707 ईस्वी तक मुग़ल एम्पायर की पावर जो है वो बनी रही, रिस्पेक्ट बनी रही। बट थिंग्स हैड चेंज आफ्टर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का एक दूसरा नाम आलमगीर भी है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। आलमगीर नाम क्यों पड़ा वो भी मैं आपको चलते चलते बताती हूँ। औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में एक युद्ध हुआ था सामूगढ़ बैटल में। वहाँ पर
जीत हुई थी औरंगज़ेब की, और वहाँ एक स्वॉर्ड यानी एक तलवार इसको मिली थी जिसका नाम था आलमगीर, ठीक है, वर्ड सीजर। तो तब से औरंगज़ेब का एक नाम आलमगीर भी पड़ गया। अच्छा, औरंगज़ेब की डेथ के बाद यानी 1707 के बाद फिर से सिविल वॉर छिड़ा। सिविल वॉर मतलब उसके बेटों के बीच में कि अब नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, और इस वॉर में जो जीते थे वो थे बहादुर शाह, ठीक है। ये हुआ था बैटल ऑफ जुझाऊ जो 1707 में हुआ था, और शाह आलम और मोहम्मद आज़म शाह जो दूसरे बेटे थे औरंगज़ेब के, इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें शाह आलम यानी कि बहादुर शाह विनर साबित हुए थे। ये है, देखिए उनकी पिक्चर। 65 साल की उम्र में ये राजा बने थे, ठीक है। अब हम थोड़े से इनकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी बहादुर शाह ज़फ़र की, ठीक है। ये देखिए, ये सारी इसकी क्वालिटी थी। ये एक एबल रूलर था, योग्य रूलर था, और इसने औरंगज़ेब की कई जो ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर को नुकसान हो रहा था, वो सारी पॉलिसीज़ ने चेंज कर दी। इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। उस समय जो मराठे थे या और भी जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग समूह थे, स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे, उन सब से, और बहुत ही टॉलरेंट नीति अपनाई इसने हिंदू चीफ और राजाओं के साथ। और औरंगज़ेब का एक प्रॉब्लम था कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, रिलीजियस मतलब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी उसमें बहुत ज़्यादा थी। पर बहादुर शाह जो था वो ये जानता था कि इस तरह से अब नहीं चल पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने बहुत मतलब विश्वास जीतने की कोशिश की हिंदू राजाओं की, हिंदू चीफ की, और उसके बाद उसने विजय सिंह को रिप्लेस किया जय सिंह के साथ, और उसके बाद अजीत सिंह को भी उसने मुग़ल अथॉरिटी के अंतर्गत ले आया। मतलब हर मुमकिन उसने कोशिश की कि जहाँ जहाँ रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं उन रिलेशंस को बनाकर आगे बढ़ने की, ठीक है। और सबसे मतलब बड़ा चेंज उसने ये किया कि उससे पहले जहांगीर जो थे उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी जो सिख गुरु थे उनको मार दिया था, और गुरु तेग बहादुर जी को औरंगज़ेब ने मार दिया था। इसकी वजह से जो सिख ग्रुप था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नाराज़ था मुग़ल एम्पायर से, और आए दिन मतलब वो उस पर रिवोल्ट करते रहते थे, सिख जो ग्रुप था। लेकिन बहादुर शाह ने क्या नीति अपनाई, उसने गुरु गोविंद सिंह जी को मनाया और उनको अच्छी पोस्ट वगैरह दी, तो उससे रिलेशंस अच्छे हो गए। लेकिन इन सब के बीच में क्या हुआ, 1712 में उसकी डेथ हो गई बहादुर शाह की, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम ये अगर और बना रहता तो सिचुएशन थोड़ी बदल सकती थी। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो हुआ, अब उसके बाद अगली परिस्थिति क्या आई, अब मुग़ल पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी बदल गई थी, उसमें एक नया एलिमेंट आया था। ये लाइन क्यों कही बिपिन चंद्रा जी ने, एक्चुअली क्या था, मुग़ल डिनेस्टी स्टार्टिंग में तो ठीक फॉर्म में चल रही थी। मतलब पिता अगर मरते थे तो बड़ा पुत्र जो होता था वो मतलब वो राजा बन जाता था, ठीक है। लेकिन शाहजहाँ के बेटों में आपसी कलह शुरू होने लगा, तो उसके बाद ये कलह बढ़ते बढ़ते औरंगज़ेब के बेटों के बीच में बहुत होने लगा। आपस में वो लोग बहुत लड़ झगड़ के तब मार मूर के एक दूसरे को, फिर जो बचता था वही राजा होता था। अब क्या एलिमेंट चेंज हुआ, अब यहाँ पर नॉबल्स ने भी एंट्री ले ली। मतलब जो अधिकारी जो थे वो जो शासन में अधिक नॉबल्स वगैरह थे ना, जो अमीर थे, सामंत थे, वो सब भी पार्टिसिपेट करने लग गए थे, और वो जिस रॉयल प्रिंस को मतलब ज़्यादा सपोर्ट करते थे उसी को राजा बना देते थे, ठीक है। ये एक नया पॉइंट ऐड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट राजा जो बना था वो था जहांदार शाह। ये बहुत ही कमज़ोर बेटा था बहादुर शाह का, और इसको मतलब राजा बना देता। तो ये अपने आप राजा नहीं बना था, उस समय का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोबल था जो बहुत ही पावरफुल था और साथ साथ में इंटेलिजेंट भी था, और उसका नाम था जुल्फ़िकार खान। उसकी हेल्प से जहांदार शाह राजा बना था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने जजिया हटा दिया। ये सब जुल्फ़िकार ने ही किया। तो जुल्फ़िकार कहने को राजा मतलब जहांदार शाह था, लेकिन एक्चुअल में जो वज़ीर था, जो जुल्फ़िकार खान था, वो शासन संभाल रहा था। तो उसने भी बहुत
मतलब इंटेलिजेंसी का सबूत देते हुए उन सब पॉलिसीज़ को हटाना चाहा, जिसकी वजह से परेशानियां हो सकती थी। जैसे उसने जिजिया कर हटा दिया, जो टैक्स था वो कर हटाया। फिर उसने सारे औरंगज़ेब की जो जो पॉलिसीज़ थी उन सबको रिवर्स कर दिया। उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। फिर उसने प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब उस समय जागीरदारी प्रथा की वजह से बहुत सारी जागीरदारियां सामंतों को दी जा चुकी थी। तो उससे क्या हो रहा था ना, एग्रीकल्चर की वजह, एग्रीकल्चर का जो परिस्थिति थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। सामंत बीच में टैक्स लेने का काम करते थे, तो वो मनचाहा टैक्स वसूलने लग गए थे किसानों से, और उनकी स्थिति खराब हो रही थी, ठीक है। अब क्या हो गया, जहांदार शाह को जो है फर्रुखसियर ने मार दिया। फर्रुखसियर उसका नेफ्यू था जहांदार शाह का, और राजा बनने के मतलब लालच में उसने उसको मार दिया। तो क्या फर्रुखसियर अपने आप ऐसा कर पाया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उसने अपने आप नहीं किया। और अब एंट्री हो रही थी मुग़ल एम्पायर में, और ये एंट्री थी फर्रुखसियर के साथ उसको बनाने वाले जो रूलर्स के किंग मेकर कहलाए वो थे सैयद ब्रदर्स। ये नाम बहुत बार हिस्ट्री में आता है, सैयद ब्रदर्स, जिन्हें किंग मेकर कहा गया, ठीक है। इनका काम क्या था, ये मतलब किंग मेकर इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत ही टेक्निक से, बहुत ही टेक्टिक्स लगा लगा के जो भी मुग़ल एम्पायर इनको लगता था कि ये वो इनके फ़ायदेमंद है, उसको ये लोग राजा बना देते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पहले फर्रुखसियर के थ्रू बहादुर शाह को जो है मार दिया, और बाद में जब फर्रुखसियर इनके रास्ते में अड़चने पैदा करने लगा तो इन्होंने उसको भी पॉइज़न दे दिया था। इसकी वजह से जो कोर्ट में बाकी जो लोग थे वो इनसे बड़े ही परेशान रहने लगे थे, और इनके खिलाफ भी षड्यंत्र होने लगे थे, ठीक है। सैयद ब्रदर ने जब फर्रुखसियर को मार दिया तो नेक्स्ट रूलर जो बना वो था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा गया। मोहम्मद शाह रंगीला नाम ही से डिपिक्ट हो रहा है कि ये किस नेचर का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद ब्रदर्स जो थे इन्होंने भी कोशिश वही की कि ये सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखें, जिससे कि भाई ये अपना मनचाहा जो तरीके से अपना शासन कर सकें। तो इन्होंने भी रिलीजियस टॉलरेंट की भावना को अपनाया, जिजिया को अबॉलिश किया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो थी वो कोर्ट में चलती रही। मतलब कि जो षड्यंत्र चल रहे थे कोर्ट में वो कंटिन्यू चलते रहे, और ये स्टार्ट हो चुके थे औरंगज़ेब के मरने के तुरंत बाद ही, ठीक है। क्योंकि सारी जो पोस्ट के नोबल थे, अब किसी का शायद किसी को डर नहीं रह गया था, तो वो लोग आपस में षड्यंत्र में लगे रहते थे, और जो स्ट्रांग होता था वो कमज़ोर को दबा दिया करता था। यहाँ पर भी यही हाल हो रहा था। और इस समय जो उभर के आए थे जो नोबल्स, जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता था वो था निज़ाम उल मुल्क। ये जो नोबल थे इनका नाम बहुत ज़्यादा उभर कर आया, और ये काफ़ी समझदार और इंटेलिजेंट और काफ़ी मतलब लॉयल भी थे ये मुग़ल एम्पायर के। तो इन्होंने क्या किया, सब मतलब जो भी इनके वफ़ादार लोग थे सब लोगों ने मिलके मोहम्मद शाह रंगीला को भी अपने पक्ष में लिया, और सैयद ब्रदर्स को एक एक करके मार दिया, ठीक है। और एक तरह से जो मुग़ल रूलर थे उनको सैयद ब्रदर के अब क्या कह सकते हैं, षड्यंत्र से बचा लिया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे क्लियर, निज़ाम उल मुल्क आखिर इन्होंने मतलब आगे जाकर क्या किया। अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग नोबल थे, इतने स्ट्रॉन्ग ये अधिकारी थे, ये बहुत लॉयल थे, लेकिन ये बहुत एम्बिशियस भी थे, और इन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत सारे वॉर लड़े थे। औरंगज़ेब के पीरियड से ये साथ में जुड़े हुए थे मुग़ल एम्पायर के। बट अब जब ये सिचुएशन इतनी चेंज हो रही थी कोर्ट में, तो वो देखते थे कि राजा जो है उसको इतना ध्यान ही नहीं है, और इतना मतलब वो ज्ञानी नहीं है,
अपने साम्राज्य के प्रति उसको कोई लगाव नहीं रह गया, और नोबल्स भी जो हैं जब देखो सब षड्यंत्र में लगे रहते हैं। तो ऐसे एक माहौल में रहने से उनको अब परेशानी होने लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ से सब छोड़ छाड़ के वो मुग़ल कोर्ट उन्होंने छोड़ा और वो डेक्कन की तरफ चले गए, और वहाँ जाके अपने ही बल पर, अपनी ताकत पर उन्होंने मतलब हैदराबाद जो स्टेट है उसको बसाया, और उसकी डिनेस्टी को आसफ जाही डिनेस्टी भी कहा गया, और वो वहाँ के निज़ाम बने। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब ये आप बैड लक कहिए या सहियों की बात कहिए कि जो जो अच्छे अधिकारी थे, जो जो स्ट्रॉन्ग नोबल थे मुग़ल एम्पायर के, वो सब वहाँ से कटने लगे, मुग़ल कोर्ट से हटने लगे, और अपना उन्होंने मतलब अपने एम्बिशंस को पूरे करते हुए अलग अलग अपने स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक और जो बहुत बड़ी घटना घटी वो थी नादिर शाह के अटैक की, जो 1738 और 39 में घटा। वो एक मतलब बहुत बड़ा लॉस था, जिसको मतलब कह सकते हैं इररिपेरेबल लॉस था मुग़ल एम्पायर के लिए। इतना लूट पाट हुआ, करोड़ों में लूट पाट हुआ, और क्या हुआ कि मुग़ल सत्ता की जो कमज़ोरियाँ थी वो एकदम क्लियर हो गई सबके सामने, और नादिर शाह को देखते हुए और भी जो मतलब अटैकर्स थे उनको भी ये खुला एकदम वेलकम होने लग गया, या उनको मतलब एकदम ओपन लेटर मिल गया कि कोई भी आराम से जाकर इंडिया पे अटैक कर सकता है और वहाँ का ख़जाना लूट सकता है। ठीक है, तो नादिर शाह का अटैक के बाद अगला अटैक अहमद शाह अब्दाली का था, जो 1761 में हुआ। उसने भी बहुत लूटपाट की। अब जब नादिर शाह ने अटैक किया था तो उस समय बहुत सारा मतलब करोड़ों में कहते हैं कि कैश लूटा गया था, बहुत ही लोगों को मार काट भी बहुत हुआ था, और साथ साथ में नादिर शाह कोहिनूर हीरा और पिकॉक जो पिकॉक एक वो था क्या बोलते हैं उसको, सिंहासन, वो शाहजहाँ का सिंहासन था, उसको भी वो अपने साथ में लेकर चला गया था। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली भी उसी के पीछे पीछे फॉलो करते करते कि इतना आराम से मतलब इंडिया में अटैक हो सकता है, उसने भी अटैक किया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अब हुआ अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद, वो था कि इंडिया में उस समय ना मराठों को बहुत पावरफुल समझा जाता था कि मराठे हैं तो मतलब बहुत पावरफुल ग्रुप है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ मराठों का, तो उसमें मराठे हार गए, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब जो मुग़ल एम्पायर था वो सिर्फ दिल्ली के आसपास तक रह गया था। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था शाह आलम द्वितीय, जो 1759 में रूलर बना। शाह आलम द्वितीय जो है वो एक एबल रूलर था, एक अच्छा रूलर था, लेकिन दिक्कत ये था कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हालात बहुत ख़राब हो चुका था। मतलब ऑलरेडी चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो सुधारने की कोशिश भी करता तो भी परेशानी बहुत ज़्यादा थी। और फिर उस समय हो गया बक्सर युद्ध, जो 1764 में हुआ। बक्सर युद्ध जो है उसमें 3 लोगों ने मिलके लड़ाई लड़ी है, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। तीनों ने मिलकर युद्ध किया, फिर भी ब्रिटिश कंपनी से वो लोग हार गए थे। और उसके बाद तो क्या हुआ कि जो संधि हुई, जो मुग़ल एम्पायर थी वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित हो गई, जो 1857 तक उसकी पोजीशन ख़राब ही बनी रही। वो सिर्फ पेंशनर बन गए ब्रिटिश एम्पायर के। मुग़ल रूलर जो थे, मुग़ल ब्रिटिश कंपनी जो उन्हें पेंशन देती थी, बस वो उसी के ऊपर निर्भर रह गए। और जो मतलब एक पावरफुल लुक था मुग़ल एम्पायर का, जो उसके सत्ता का एक भय था, वो सब हट चुका था। तो अब वो बात रही नहीं थी। अब मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि अब भारत का फ्यूचर जो है वो अब वो मतलब उस पे के ऊपर डिपेंड हो गया था, ब्रिटिश कंपनी पे डिपेंड हो गया था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कंक्लूजन में ये सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सब पॉइंट्स पढ़े हैं। क्या क्या पॉइंट्स थे, कॉजेज़ क्या क्या थे, सारे कॉजेज़ को इकट्ठा एक बार हम लोग कंक्लूजन में देख लेते हैं कि कारण क्या क्या थे डिक्लाइन के। सबसे पहला कारण था औरंगज़ेब की पॉलिसीज़, जैसे हमने पहले भी बात की।
औरंगज़ेब ऐसा नहीं है कि कमज़ोर रूलर था, वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो फेवरेबल नहीं थी इंडिया के हिसाब से। वो हमेशा मराठों के साथ वॉर में लगा रहा। कोई भी वॉर हो, एक वॉर में कितना नुकसान होता है, पॉलिटिकल नुकसान होता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है, और कंटिन्यू औरंगज़ेब जब से राजा बना था वो सिर्फ वॉर में ही लगा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो फाइनेंशियली वीक होगा ही। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है एब्सेंट फ्रॉम नॉर्थ फॉर 25 ईयर्स फॉर डेक्कन ईयर। औरंगज़ेब जो मैंने मैप अभी आपको दिखाया, देखिए अकबर के टाइम तक जो है डेक्कन पे मतलब अकबर ने उतना ज़्यादा राज नहीं किया, उतना ज़्यादा एरिया नहीं बढ़ाया था, लेकिन औरंगज़ेब जो है वो एकदम उसके मतलब ज़िद में आ गया था कि वो डेक्कन को भी अपने अंडर में करके रहेगा। इस हिसाब से वो 25 साल तक बस उस तरफ ही मतलब युद्ध करने में लगा रहा, और एक तरह से नॉर्थ की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उसको शायद ये लग रहा होगा कि नॉर्थ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंडर ही है, लेकिन डेक्कन को भी मुझे अपने अंडर करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है क्रूल। उसकी नेचर मतलब ही वॉज नॉट सो सिंपैथिकल विद इंडियन पीपल। उसके उतना शायद यहाँ उसको रिलीजियस टॉलरेंस के प्रॉब्लम की वजह से वो क्रूल हो चुका था। ठीक है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स था, ये बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। इसकी वजह से जो कई हिंदू राजा थे या मराठे थे या कोई भी मतलब राजपूत थे, उनकी फीलिंग्स भी हर्ट हुई थी। वीक सक्सेसर बहुत बड़ा कारण है। हमने औरंगज़ेब की डेथ के बाद जितने भी उसके सक्सेसर के नाम पढ़े, देखिए सभी वीक थे, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये अभी हमने बात की कि वो जो है औरंगज़ेब वीक नहीं था, लेकिन हाँ उसमें कमियां थी। ही लैक्ड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंसाइट। ठीक है, जागीरदारी प्रथा ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड से लेकर जो भी रूलर आगे बढ़ते रहे, जागीरदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था, लेकिन पहले जो उसकी हेल्प हो रही थी जागीरदारी प्रथा की वजह से, बाद में जैसे जैसे बहुत ज़्यादा हिस्सेदार बनते गए, बहुत ज़्यादा सामंत बढ़ते गए, तो वो जो सामंत थे वो ही इतने स्ट्रांग होते गए कि वही रूलर को कुछ नहीं समझ रहे थे। तो इससे नुकसान होने लगा, क्योंकि वो पीजेंट से मनमाना अपना कर वसूलने लगे और राजा को उतना कर देने नहीं लगे। तो फ़ायदा क्या हुआ? मुग़ल एम्पायर को तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो जागीरदार थे उनको बहुत प्रॉफिट होने लगा। और जब किसान इतने परेशान होने लगे तो विद्रोह भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगे, बढ़ने लगे। फिर एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंडिया लेग्ड बिहाइंड। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ा कारण भी है। जब हम अपने पुराने टाइम के, आज भी अगर आप किसी गांव में चले जाएं, किसी छोटे बहुत बहुत दूर के किसी गांव में जाएंगे, तो आप पाएंगे आज भी वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब धर्म की बातों से इतने जुड़े हुए हैं कि वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं चाहते कि नहीं ये मतलब हमारे पूर्वज यही करते आए हैं तो हमको यही करना होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की संस्कृति में, कि हम लोग इतना ज़्यादा जल्दी मतलब एडवांस नहीं हो पाए उस पीरियड में। जिस समय यूरोप काफ़ी आगे बढ़ चुका था, हमारा इंडिया उस समय काफ़ी पीछे था। ठीक है, फिर लैक ऑफ यूनिटी, पीपल वर लॉयल टू पर्सन्स, ट्राइब्स, कास्ट एंड रिलीजियस सेक्ट्स। आज भी हम लोग सिर्फ अपनी स्टेट्स को लेके लड़ते हैं, अपने देश को लेके नहीं लड़ते हैं। मतलब पहले भी यही हालात था। इसी कारण से इतना महत्वपूर्ण देश होते हुए भी, इतने इम्पॉर्टेंट और इतने बड़े बड़े रूलर्स आने के बाद भी हमारा देश वीक हुआ, क्योंकि हम लैक ऑफ यूनिटी बहुत ज़्यादा है और ये शुरू से प्रॉब्लम रही है इंडिया की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कंक्लूड करते हैं। नो ग्रुप और क्लास इन द कंट्री हु डीपली इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ कंट्री। बिल्कुल सच बात है, और ये बात आप किसी भी समय पे मतलब इसको फॉलो कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं होगी,
आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी कमियां जो हैं, ये सारे जो कॉजेज़ हैं, इन्होंने भूमिका निभाई मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन हो जाने में, ठीक है। और जो सत्ता जो बहुत समय से भारत को कंट्रोल कर रही थी, भारत को बाहर के विदेशी आक्रमणों से बचा रही थी, जब वही कमज़ोर होने लग गई तो धीरे धीरे बाहर की कंपनियां, विदेशी जो भी मतलब इंडस्ट्रीज़ थी वो भारत में आने लगी, और अपने प्रॉफिट को देखते हुए वो सिर्फ भारत के जो मतलब इकोनॉमिक जो भी अंदर स्टेज थी वो डिटोरेट होती रही, ख़राब होती रही, कमी आती रही, क्योंकि बाकी जो कंपनियां बाहर से आ रही थी वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रही थी, ठीक है। ये सारे जो रीजंस थे ये प्रॉब्लम बने, और इस तरह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ये था चैप्टर 1। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसमें आप जानेंगे इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भारत के आधुनिक इतिहास को समझने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर। तो आज का ये लेसन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो भी, अगर कोई सजेशन है तो भी। इससे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एंथुसियाज्म मिलता है। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस। थैंक यू, बाय बाय।